हेलो बच्चों। कल की क्लास हो गई जहां पर हमने अतिभारण, लघुपतन, घरेलू विद्युत परिपथ समझे। आपने घर पे देखा भी होगा इस तरीके से परिपथ बनाया हुआ होता है। जल्दी हम उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे, किस तरीके से परिपथ बनाया जाता है, किस तरीके से हम घरेलू कनेक्शन करते हैं बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड पे आपने देख लिया होगा। सबसे अच्छी चीज़ें हैं समझने के लिए, और वास्तव में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिनसे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि ज़्यादा खतरनाक कौन है, धारा या विभवांतर। विभवांतर ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए या धारा ज़्यादा खतरनाक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन को, फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास है कि अधिक खतरनाक कौन है, धारा है या विभवांतर है। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन है आपका, अधिक खतरनाक कौन, धारा या विभवांतर। फटाफट बताइए, देखें कौन है। दिमाग में लीजिए कि धारा ज़्यादा खतरनाक है कि विभवांतर ज़्यादा खतरनाक है। सोच लिया होगा आपने। चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, धारा है उसका वास्तव में आयाम बहुत कम होता है, जबकि विभवांतर का आयाम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि हमने ओम के नियम से पढ़ा था कि ये जो V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर होता है। और यहाँ से अगर हम धारा और इस विभवांतर की बात करें तो मान लो अगर मैं I बराबर करूँ तो I बराबर मैं लिख सकता हूँ V अपॉन में R। अब मैं एक स्थिति के लिए मान लेता हूँ, देखिए आपको भी मान के ही चलना है, मान के ही फिर हम इसको समझने वाले हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है, 1000 वोल्ट, और प्रतिरोध जो है वो भी 1000 ओम है। प्रतिरोध कितना है, 1000 ओम। तो देखिए 1000 वोल्टेज और 1000 ओम का प्रतिरोध जब हम काम में लेते हैं तो वहां से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो वहां से प्रवाहित धारा बच्चों सीधी सी देखिए, आई बराबर सर V अपॉन आर होता है, तो 1000 वोल्ट अपॉन में क्या कर देंगे, 1000 ओम। और यहां से हम पहुंचेंगे कि 1 एम्पियर तक। यानी कि जब हम 1000 वोल्टेज किसी परिपथ में आरोपित करते हैं और वहां पर 1000 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो वहां से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं कि बच्चों, माना कि ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है मान लो 10 वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज। जो प्रतिरोध आपने काम ले रखा है वो है 100 ओम का। प्रतिरोध कितने ओम का है, 100 ओम का। अब देखिए धारा कितनी होगी, अब हो जाएगी 10/100, यानी कि 0.1 एम्पियर की धारा का मान अति अल्प हो जाएगा। तो वास्तव में अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बच्चों विभवांतर ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसका कारण एक और मैं बताता हूं आपको, इसको समझना। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपको ये वेव्स दिखा रहा हूँ, वो वेव्स है कुछ विभवांतर की इस तरीके से। विभवांतर जो है वो, हालांकि धारा भी ऐसी चलती है, लेकिन धारा जो है उसका आयाम कम होता है। विभवांतर का अगर आप बड़ी क्लासों में जाके VRMS निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये विभवांतर जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। देखिए विभवांतर का जो मीन वैल्यू है वो होती है 220 वोल्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मीन वैल्यू है 220 वोल्ट, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि घरेलू जो कनेक्शन है, उन घरेलू कनेक्शन में जो था आपके वोल्टेज आते हैं 220 वोल्टेज के आते हैं। लेकिन वास्तव में बच्चों ये 220 वोल्टेज नहीं, ये वेरी करते हैं +311 वोल्टेज से -311 वोल्टेज तक। क्योंकि इस चीज़ को हमें √2 से गुणा करना होता है जब हम VRMS से V मैक्सिमम और V मिनिमम का ज्ञात करते हैं मान। तो बच्चों वास्तव में अगर आपको देखा जाए तो जो धारा और विभवांतर है उन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, ज़्यादा खतरनाक विभवांतर होगा। ज़्यादा खतरनाक कौन हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका पहला था, ये क्लियर हो गया। छोटा सा सीधा साधा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कौन सी धारा ज्यादा खतरनाक है। कौन सी धारा अधिक या ज्यादा खतरनाक है, एसी या डीसी। ऐसी आपकी है प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे यहाँ पर घरेलू प्रयोग आती है, हमारे यहाँ पर इंडिया में चलती है। डीसी है डायरेक्ट करंट, जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी है डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा।
दिष्ट धारा। देखिए बच्चों होता क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम इसको बायोलॉजिकल रूप से समझना चाहें कि एसी और डीसी में से ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो मैं यहाँ एक बार आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये तो है हमारी एसी और ये है हमारी डीसी। तो एसी और जो डीसी है उनमें से ज़्यादा खतरनाक अगर हम बायोलॉजिकल रूप से समझना चाहें तो भी हमारी एसी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ही खतरनाक होती है, डीसी खतरनाक नहीं होती। इसका कारण ये है कि जब हम मान लेते हैं हम खुद हैं और हमारे एसी से करंट आ गया है, प्रत्यावर्ती धारा से करंट आ गया, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों ये चलती है इस तरीके से, इसकी जो वेव्स बनती है वो ऐसे बनती है, यानी ये प्लस माइनस ऐसे चलती है। इस तरीके से चलने का कारण क्या हो गया, इस तरीके का चलने का कारण ऐसी प्रत्यावर्ती धारा है उसमें क्या होती है कि दोनों दिशाओं में धारा चलती है प्लस से माइनस के रूप में। और जो बल्ब वाला मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि बल्ब जलता भी है बंद भी होता है दोनों स्थितियों में, जब ऋणात्मक रूप से चल रही है तब भी और धनात्मक रूप से चल रही है तब भी, लेकिन मेन वैल्यू जो बीच में आती है वहां पर बल्ब बंद रहता है। ये परिस्थिति जो है, ये स्थिति जो है वो 1 सेकेंड में 100 बार होती है। 100 बार ही बल्ब जलता है और 100 बार ही बंद होता है। हमारी आंखों की क्षमता इतनी नहीं होती कि वो इसे पहचान सकें। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ जब ऐसी व्यवस्था के रूप में इस तरीके से जब आपकी धारा बहती रहेगी तो होगा क्या, तो ये होगा बच्चों कि जो आपकी मसल्स हैं, आपके शरीर में जो आपकी मसल्स हैं, इन मसल्स में बार बार सिकुड़न और फैलाव होगा। मसल में बार बार क्या होगा, सिकुड़न और फैलाव होगा। कभी सिकुड़ेगी फिर फैलाव, सिकुड़ेगी फैलाव, इस तरीके से मसल्स। अगर आपके शरीर से ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तरीके से फैलाव और सिकुड़न होता रहेगा। तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और फट जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन जो डीसी है वो डीसी का अगर आपने ग्राफ देखा तो वो इस तरीके से चलती है, यानी इसमें धारा एक का जो एक मान है वो समान होता है, उसमें ऊपर नीचे बड़ा मामला कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डीसी है उस डीसी में आपकी जो मसल्स हैं वो बच्चों अगर सिकुड़ गई है तो वो सिकुड़न की अवस्था में ही रहेगी। डीसी से आपकी करंट आ जाता है तो मसल्स है वो सिकुड़न की अवस्था में रहेगी, तो वो कमजोर नहीं होगी, फटेगी नहीं, एक जगह सिकुड़न की अवस्था में रहेगी। ये व्यवस्था होती है बच्चों। और अगर हम इसका भौतिक रूप से वैज्ञानिक रूप से इसको समझना चाहें तो वो सीधा सा सिंपल तरीका ये है बच्चों कि ये जो आपकी एसी धारा है वो इस तरीके से चलती है, जबकि आपकी जो डीसी धारा है उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है बच्चों। यही पढ़ा था, डीसी धारा का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो एसी में क्या होगा कि एक बार प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में, इस तरीके से वेरिएबल होती हुई प्रत्यावर्ती धारा चलती रहेगी, वेरिएबल होती हुई प्रत्यावर्ती धारा चलती रहेगी। और वेरिएबल होती हुई प्रत्यावर्ती धारा जब चलती है तो हमने अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात करी तो ये जो 220 वोल्टेज जो हमें बताए जाते हैं ये वीआरएमएस का मान होता है, ये एवरेज वोल्टेज बताया जाता है बच्चों। वास्तव में ये जो वोल्टेज है वो प्लस 311 से माइनस 311 वोल्टेज तक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वेरी करता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है वो ही ज्यादा खतरनाक होती है डीसी की बजाय, दिष्ट धारा की बजाय। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो ही ज्यादा क्या होती है, खतरनाक होती है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसी और डीसी में से कौन सी ज्यादा खतरनाक है तो प्रत्यावर्ती धारा ही ज्यादा खतरनाक है बच्चों। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि जब काम डीसी से चल सकता है, जब काम डीसी से चल सकता है तो ऐसी ही प्रयोग में क्यों, ऐसी ही उपयोग में क्यों ली जाती है। जब हमारे घरेलू उपकरण वगैरह है वो डीसी से काम चल सकता है तो एसी को ही बार बार प्रयोग में क्यों लिया जाता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई एसी ज़्यादा खतरनाक होती है और डीसी कम खतरनाक होती है, फिर भी हम किसको प्रयोग में लेते हैं, फिर भी हम एसी को ही प्रयोग में लेते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों। तो एक वैज्ञानिक आए थे, एक तो एडिसन, एक वैज्ञानिक आए थे एडिसन और दूसरा आया था
निकोला नाम का, ऐसे दो वैज्ञानिक करके आए थे और उन दोनों वैज्ञानिकों में आपस में यही युद्ध चला था, यही बात पर अड़े रहे दोनों। एक तो कह रहा था कि डीसी ज़्यादा खतरनाक है और एक कह रहा था कि एसी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि खतरनाक का नहीं कहा, जो आपके एडिसन है, एडिसन ने तो ये कहा था कि एसी अधिक खतरनाक है, इसलिए आप घरेलू काम जो है वो एसी से ना करें, एसी ज़्यादा खतरनाक है। जबकि निकोला जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि डीसी जो है उसमें उष्माहास ज्यादा होता है, डीसी जो है उसमें क्या होता है, उष्माहास ज्यादा होता है। देखिए इसको समझते हैं बच्चों कैसे कार्य करता है ये। देखिए हमने एक जूल के तापन नियम से एक फॉर्मूला पढ़ा था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये कहां से आया है, जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम कहता है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, उष्मा उत्सर्जन का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उष्मा हास भी बढ़ेगा, उष्मा का उत्सर्जन बढ़ेगा, उष्मा के रूप में धारा का उत्सर्जन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। विद्युत खर्च क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसके हिसाब से, जूल के तापन नियम के हिसाब से। वहीं अगर हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था शक्ति का कि P बराबर क्या होता है, VI, P बराबर क्या होता है, VI। तो वैज्ञानिक खोज में ये पता लगाया गया कि अगर हम धारा के मान को कम कर दें, धारा के मान को क्या कर दें, कम कर दें, और वोल्टेज के मान को बढ़ा दें, धारा के मान को तो क्या कर दें, कम कर दें, धारा के मान को तो कम कर दें और वोल्टेज के मान को बढ़ा दें। तो जब धारा के मान को कम कर दिया, धारा के मान को कम कर दिया, इसका मतलब धारा का मान कम हो गया तो क्या हो गया, उष्माहास कम हो गया। धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो उष्माहास भी क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। और जब उष्माहास कम हो गया और वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो नियत रहने। जैसे कि हमने धारा कम की और वोल्टेज बढ़ा दिया तो शक्ति का मान तो नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा, शक्ति का मान तो बदलेगा नहीं। तो हमें जितनी शक्ति चाहिए उतनी तो मिल जाएगी, लेकिन हम करेंगे क्या, धारा कम करेंगे, वोल्टेज बढ़ा देंगे, धारा कम करके वोल्टेज बढ़ा देंगे। तो फिर उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि हम एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, आपने देखा ना ये ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं बाहर, ये वही ट्रांसफॉर्मर होते हैं बच्चों। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आता है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या करता है कि वोल्टेज के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। और वोल्टेज को जब बढ़ा देगा तो धारा का मान अपने आप कम हो जाएगा, और धारा का मान अपने आप कम हो जाएगा तो उष्माहास, जो धारा उष्मा के रूप में खर्च होगी वो बहुत कम हो जाएगी, धारा उष्मा के रूप में कम हो जाएगी। ये स्टेप अप वोल्टेज, वोल्टेज का मान को क्या करेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो वोल्टेज के मान को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और बढ़ाने के बाद ये सप्लाई कर दी जाती है हमारे तक, घरेलू तक नहीं की जाती है, हमारे बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा है वहां तक। और ये जो बाहर हमारे ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो होता है बच्चों स्टेप डाउन। कौन सा होता है, स्टेप डाउन। ये क्या करेगा, ये वोल्टेज को कम कर देता है, वोल्टेज को कम करके फिर घरों में सप्लाई कर देता है। और घरों में 220 वोल्टेज की जैसे हाई लाइन आती है, जिसको आपने सुना होगा, कभी कभी यूं लिखा होता है कि 11 kV लाइन है, मतलब 11,000 वोल्टेज वाली लाइन है। आपने ये सुना होगा 33 kV लाइन है, मतलब 33,000 वोल्टेज वाली लाइन है। आपने ये भी सुना होगा कि 132 kV लाइन है, मतलब 132,000 वोल्टेज वाली लाइन है। और फिर आपने सुना होगा कि इससे इसमें और इससे इसमें सप्लाई होने के बाद जो हमारे घरों में काम आता है वो तो 220 वोल्टेज ही है, यहाँ तक आता है। तो होता क्या है कि स्टेप अप से यहाँ ट्रांसफॉर्मर से बढ़ाया जाता है मान, फिर धीरे धीरे कम करते करते यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उस ट्रांसफॉर्मर से, ये जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा जो वोल्टेज को कम करेगा, और कम करने के पश्चात हमारे घरेलू सप्लाई कर दी जाती है। वरना अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, जो वोल्टेज वहां से आ रहे हैं वही वोल्टेज हमें लेने होते तो फिर हमें यहाँ ट्रांसफॉर्मर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर हम सीधे तार लगा देते। अब सीधे तार लगाओ, देखें पूरा का पूरा आपकी जो सर्किट व्यवस्था है वो सारी की सारी जल जाएगी, क्योंकि हाई वोल्टेज है। ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद जब हम आगे तार की व्यवस्था करते हैं और घरेलू कनेक्शन करते हैं या जो भी कनेक्शन में हम काम में लेते हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार ही मिलता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ होता है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब थे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपके चीज़ें बहुत आसान हो गई होगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी आज खत्म हो जाता है। तो क्लास के लिए धन्यवाद।